दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोग को इतिहास के एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ जिसका नाम है मौर्य वंश। मौर्य वंश लगभग 137 साल तक भारत पे राज किया। ठीक है, इससे ज़रूर एक दो क्वेश्चन आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। 100% आई एम श्योर आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसकी पूरी जानकारियाँ हम आपको संक्षिप्त में पढ़ाएंगे, जहाँ तक कोशिश करेंगे कि लगभग पूरा कवर हो जाए। जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम आपको बता देंगे। इतना पढ़ने के बाद ये तो कंफर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं कुछ चीज़ छूटा है। आपको एक दूसरे के रिलेटेड चीज़ें हम आपको ज़रूर से ज़रूर क्या करेंगे, बता देंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुँचे, वो भी पढ़ें और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट या एक सक्सेसफुल मैन या एक सक्सेसफुल इंसान क्या करे, वो भी बने, उनको भी नौकरी मिले। मेरा आशीर्वाद यही है कि हर बच्चा, जो बच्चा चाहता है कि नहीं यार हम पढ़े, हमको आगे बढ़ना है, हमको सरकारी नौकरी लेना है, तो उसको मिले। दूसरी चीज़ मैं एक ही चीज़ कहेंगे कि जो आप प्रण लेते हो उस पर आप अपना 100% इफर्ट करो, अपना 100% दो, जरूर से ज़रूर आपको क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी। नौकरी कभी भी भागती नहीं है, हम नौकरी से भागते हैं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। आप पूरा मन लगा करके पढ़िए। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे, आप लोग को मौर्य वंश के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मौर्य वंश पढ़ाते हैं। मौर्य वंश से पहले थोड़ा सा पढ़ा देते हैं कि मौर्य वंश जब स्टार्ट हुआ था उसके पहले कौन सा वंश था। तो उसके पहले नंद वंश था। नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मनाभ था। ठीक है, पद्मनाभ थे जो नंद वंश के क्या थे, संस्थापक थे। उसका अंतिम जो शासक था वो घनानंद था। कौन था अंतिम शासक? अंतिम शासक घनानंद था। ठीक, ये लगभग 322 ईसा पूर्व के पहले की बात हो रही है, क्योंकि 322 ईसा पूर्व में आपका मौर्य जो साम्राज्य था वो स्टैब्लिश हो चुका था। ठीक है, उसके पहले की बात है, यानी 325-26 ईसा पूर्व में हमेशा बढ़ते से घटते क्रम में हम लोग आते हैं। ठीक है, उस समय यानी घनानंद जो था वो सिकंदर महान जो था उसका समकालीन था। सिकंदर महान आपका जो था ये पंजाब पे उस समय चढ़ाई कर रहा था जब घनानंद क्या थे, जब घनानंद नंद वंश को, यानी कि नंद वंश यानी मगध का राजा कौन था, घनानंद था। क्योंकि नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। और उसी समय वो क्या था, सिकंदर महान पंजाब पे चढ़ाई कर रहा था ताकि वो पंजाब को लूटता। नॉर्थ में ही पंजाब है, यानी अगर उसको लूटता वो उत्तर में, उसको लूटते लूटते सीधे सीधे वो कहाँ आता, मगध में। उसका टारगेट यही था पूरे भारत पे क्या करे, हम कब्जा कर ले। ठीक, तो घनानंद को समझाने के लिए कौटिल्य, समुद्रगुप्त, ठीक है, चाणक्य, इनके 3 नाम है। चाणक्य बोलो या तो विष्णुगुप्त बोलो या तो आप बोलिए क्या, कौटिल्य बोलिए। कौटिल्य, चाणक्य, याद रखना, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इन तीनों का एक ही नाम है। ठीक है, चाहे जो भी आए आप एक ही को समझेंगे। ठीक है, ये क्या किए, ये घनानंद को समझाने गए, क्योंकि इनको भाई भारत से बहुत प्यार था। ये सोचे कि भारत में जो भी राजा हो लेकिन वो राजा अच्छा होना चाहिए। तो घनानंद बहुत पराक्रमी वीर था, वो लड़ाई युद्ध वगैरह अच्छे से करता था, लेकिन घमंडी भी बहुत ज़्यादा था। ये जब उसके दरबार में जाते हैं, कौटिल्य जी जाते हैं उसके दरबार में, उसको समझाते हैं कि भाई सिकंदर जो महान है वो आपके ऊपर चढ़ाई करेगा, एक दिन भारत को क्या करेगा, वो लूटेगा। उसका पर्पज यही था कि भारत को हम क्या करें, भारत के ऊपर कब्जा करके भारत की पूरी संपत्ति लूट के हम वापस अपने देश चले जाएंगे। लेकिन ये क्या चाहते थे कि सिकंदर महान जीते ना। तो घनानंद के दरबार में गए और ऐसा ऐसा अपना प्रस्ताव रखा कि ऐसी ऐसी बात है, आपको ऐसा ऐसा चीज़ करना है। लेकिन घनानंद ने इनकी बातों को सुना नहीं। वो सोचा कि ये छोटा मोटा इंसान है, ये क्या बोल रहा है, इसके मतलब बातों को वो अपना एक तरह से उसको इग्नोर कर दिए, मना कर दिए, और उसके बदले में इनकी बेइज्जती भी किया। ठीक है, यानी कौटिल्य जी का बेइज्जती बहुत ज़्यादा किया। ठीक है, शर्मिंदगी किया सबके सामने। तो ये क्या किए, कौटिल्य जी ने प्रण ले लिया कि मैं क्या करेंगे, इस घनानंद जैसे घमंडी राजा का क्या करेंगे, घमंड हम जरूर तोड़ेंगे और भारत को एक ऐसा सम्राट देंगे, एक ऐसा राजा देंगे कि जो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके साथ मिल करके घनानंद की क्या कर देते हैं, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के से बात करने के बाद, समझने के बाद कोई तरीका निकालते हैं। ऐसा तरीका निकालते, एक तरह से एक षड्यंत्र रचते हैं।
उस षड्यंत्र में क्या है, घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर देते हैं, कब करते हैं, 322 ईस्वी में, 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में जब घनानंद मारा जाता है तब गद्दी पे कौन बैठ जाता है, मारने के यानी उसकी हत्या करने के बाद। देखो याद रख लेना, पहले के जो राजा थे वो या तो खुद छोड़ करके भाग गए या तो उनकी हत्या हुई है, तभी कोई दूसरा क्या हुआ है, आया है। यहाँ तक कि अभी एक इसके ऊपर वाली डायनेस्टी जो बिंबिसार ने हरियक वंश बताया था, उसमें तो उसका बेटा बेटा बाप की हत्या करके गद्दी पे बैठता था। यानी हत्या उस समय भी प्रचलित थी, ठीक है, उस समय भी हत्याएं होती थी, राजा को मार करके क्या करते थे, राजा बनते थे। ठीक, तो क्या किए, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करने के बाद राजगद्दी पे क्या हुए, 322 ईसा पूर्व में वो बैठे। ठीक है, और इनमें सबसे ज्यादा योगदान अगर रहा है किसी का तो वो कौटिल्य जी का रहा है। ठीक है, जिनका 3 नाम है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, इन तीनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, और जब वो मर गए, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो यही थे, कौन थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। यानी मौर्य वंश की जो स्थापना हुई वो 322 ईसा पूर्व में हुई। और किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। किसकी हत्या करके, घनानंद की हत्या करके। घनानंद किस वंश का राजा था, नंद वंश का अंतिम राजा था। यहां तक क्लियर हो गया। अब वहां से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म था वो कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व। मैंने आपको बताया था कि 345 से कम होगा। ईसा पूर्व जो है वो जो बीसी होता है, जिनको बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट बोलते हैं, वो जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, घटते क्रम में चलता है, फिर एक आएगा। लेकिन जो ईस्वी की जो हम लोग बात करते हैं यानी कि एडी की जो बात करते हैं, एनो डोमिनी की जो बात करते हैं, वो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। हम लोग अभी एनोम डोमिनी है यानी आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक, तो वो चीजें हैं। तो 345 ईस्वी में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। फिर कह रहा है कि जब इनका जन्म 322 ईस्वी में हुआ, सॉरी 45 में, तो अब आप सोच लेना 345 में से 322 अगर आप माइनस करते हो तो बचता है क्या, 23 वर्ष। यानी 23 वर्ष की उम्र में घनानंद की ये क्या कर दिए, हत्या कर दिए। लेकिन घनानंद की हत्या करने के लिए सबसे बड़ा हाथ चाणक्य जी का था। सब कुछ यही बताते हैं कि तुमको कैसे करना है। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि 322 ईस्वी में क्या किए, गद्दी पे बैठे। दूसरी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो चाणक्य थे यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त जी थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इसमें पूरा राजनीति है। ठीक है, अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं वो कौन है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक, उन्होंने अपनी बुक क्या लिखी है, अर्थशास्त्र। इसमें पूरी राजनीति भरी पड़ी है। जब जो बंदा राजनीति का बुक लिख सकता है तो आप सोच सकते हो वो कितनी बड़ी राजनीति खेल सकता है। कहने का मेरे यही मतलब है कि जब वो राजनीति के गुरु थे, ठीक है, तो उससे बड़ा पॉलिटिशियन तो कोई होगा ही नहीं। इसलिए वो पॉलिटिक्स करके क्या कर देते हैं, घनानंद को मार देते हैं। लेकिन घनानंद को वाकई में मारना जरूरी था क्योंकि वो घमंडी था, नहीं तो सिकंदर महान क्या करता, उसको भी मारता और पूरे भारत में भी क्या करता, राज करता और भारत को और गरीब बना करके छोड़ देता। ठीक, तो क्या हुआ, कौटिल्य यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर हम चाणक्य की बात करेंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, जैन धर्म को क्या थे, मानते थे, यानी जैन धर्म का क्या थे, अनुयायी थे। ठीक, ये भद्रबाहु जो थे इनसे क्या किए थे, ये जैन मुनि थे, इनसे शिक्षा ग्रहण किया था। किसका, जैन धर्म। याद रख लेना कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते थे, क्योंकि इसमें तीनों है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है। ठीक है, तीनों धर्म को मानने वाले राजा थे। ठीक, 305 ईस्वी में, ईसा पूर्व को, ईस्वी तो गलत है, ठीक है, ईसा पूर्व को, ठीक, सेल्यूकस निकेटर, याद रख लेना, 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर से क्या हुआ था, इनका युद्ध हुआ था। किनका, चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या है कि उस युद्ध में विजयी होते हैं। इस युद्ध का विवरण जो है आपको एम्पियानस में मिल जाएगा। सॉरी, एम्पियानस ने किया था। ठीक है, एम्पियानस एक लेखक है,
उसने इस युद्ध का विवरण किया था कि 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुए थे, विजयी हुए थे। ठीक है, जब ये हार गया तो याद रख लेना ये दिमाग लगाया। ठीक है, थोड़ा पढ़ा लिखा था, विदेशी था तो पढ़ा लिखा थोड़ा सा था, थोड़ा दिमाग लगाया। इसने क्या किया कि जब ये हार गया तो अपनी बेटी, इसकी बेटी का नाम हेलेना था, हेलेना ने सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना की शादी किससे करवा दी, चंद्रगुप्त मौर्य से। यानी कि उसको मालूम था कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत महान राजा थे, उनको हराना नामुमकिन था। दिमाग लगा के अपनी बेटी का शादी किससे करवा दी, कर दी, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी। जब चंद्रगुप्त मौर्य से शादी हो गई तो भाई इनको दहेज में भी मिला। याद रखना दहेज प्रथा बहुत पहले से चलती आ रही है, ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पहले से हिस्ट्री में भी ऐसा लिखा गया। दहेज में इनको क्या मिल गया, काबुल मिल गया, कंधार मिल गया, हेरात मिल गया और मकराना। ठीक है, ये 4 जगह जो था निकेटर, वैसे सेल्यूकस निकेटर हारा ही था, उसको देना तो तय था, लेकिन वो दिमाग लगाया, अपनी बेटी का शादी करवाया ताकि दोस्ती हो जाएगी। उसके बाद 4 स्थान को दे दिया, काबुल को भी दे दिया, किसको दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को, कंधार को दे दिया, हेरात को और मकराना को। यानी राजा यही चाहते थे कि हमारे पास जो किंगडम है, जो मेरा राज्य है, वो हमेशा बढ़ता रहे, स्प्रेड करता रहे, बढ़ता रहे, घटे ना। ठीक है, कोई राजा ऐसे नहीं चाहता था कि वो सिंक्रोनाइज हो, घटे। वो सोचता था मेरा साम्राज्य बढ़ेगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा तो उसका आधिपत्य उतना ज्यादा ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसकी जो वाहवाही है, वैभव है, वो चीज बढ़ता जाएगा। ठीक, तो इसलिए 4 जगह इसको मिल गया, क्या, काबुल, कंधार, हेरात और मकराना। ये किसको मिल गया, सीधे चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर हारने के बाद अपनी बेटी हेलेना की शादी किससे करवा दी, चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो था विदेशी, वो क्या था, उनका राज दरबारी था। ठीक है, ध्यान से देखना। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक, और मेगास्थनीज को भेजने वाला कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है भाई, जब सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी करवा देता है इनसे, तो सीधी सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य का ये ससुर हो गया। ठीक है, तो ससुर जी क्या किए, एक बंदे को भेजते हैं जिसका नाम था मेगास्थनीज। किसके दरबार में भेजते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये मेगास्थनीज जो था इंडिका नामक एक बुक लिखा था। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कुछ बुक में लिखा है कि 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दान में दिया था। याद रखना, 500 हाथी, 500 एलिफेंट्स को क्या किया था, दान किया था, गिव किया था, दिया था किसको, सेल्यूकस निकेटर को। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये दामाद और ससुर की बातचीत चल रही है, मतलब कहने का कि ये आपस में लेन देन चल रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, उपहार में दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य, किसको दिए थे, सेल्यूकस निकेटर को। दूसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है 298 में ईसा पूर्व में हो गई। 298 में इनकी मृत्यु हो गई श्रवण बेल गोला यानी उपवास में। याद रखना, श्रवण बेल गोला जो है एक जगह का नाम है, वहां उपवास करने के, उपवास का मतलब गौतम बुद्ध जी ने यही बोला था कि मरने से पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको फास्टिंग रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा बोले थे। इसलिए जैन धर्म के जो संस्थापक थे उसने ऐसा किया था, जैनी लोग ऐसा करते थे, तो इसलिए ये भी क्या किए, ऐसा ही किए। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, उपवास रखा और अपने शरीर को क्या कर दिया, त्याग दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जैन धर्म के आपको मालूम है महावीर स्वामी जी थे, ऐसा ही किए थे। लास्ट जो क्या नाम है उनके, एक तरह से जैन धर्म का लास्ट शासक थे वो। अब देखो, राजधानी, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी पूरी लास्ट तक। पाटलिपुत्र जो अभी पटना के नाम से क्या है, फेमस है। ठीक है, पटना के नाम से अभी जो फेमस है, उस समय राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की पूरी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। ठीक, अब देख लेते हैं कौन कौन राज्य किया है। 137 साल तक, 137 ईयर्स तक भारत पे मौर्य वंश ने क्या किया, राज किया। ठीक है, सबसे ज्यादा लगभग 137 ईयर्स। अब देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 में। ठीक है, फिर उनका बेटा आया बिंदुसार 298 से 271 तक। ठीक है, फिर सम्राट अशोक 269 से 232। याद रख लेना, ये 71 है और ये 69 है। ठीक है, 71 69, तो 2-3 साल की जो गैपिंग है उसमें सम्राट क्या किया था, सम्राट जो अशोक था
मतलब उस समय राजा ये हो रहा था कि राजा कौन बनेगा, ठीक है, हम आपको डिस्कस करके भी बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था। उसके बाद कुणाल आया जो 232 से 228 हुआ, क्योंकि अशोक ने 269 से 232 यानी 269 से 232 तक था। फिर कुणाल 232 से 228 4 साल तक किया। दशरथ 228 से 224 ये भी 4 साल। संपत्ति जो था 224 से 215, ठीक है, ये भी 9 साल लगभग। शालीसुख जो था 215 से 202। देववर्मन जो था वो 202 से 195। फिर शतधन्वन जो था 195 से 187। लास्ट का जो था बृहदत्त वो 187 से 185 ने 185 ईसा पूर्व को मौर्य डायनेस्टी क्या हो जाती है, पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, ठीक है। ये थे पूरे उनके राजा। हम आपको बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है, बिंदुसार। याद रख लेना, बिंदुसार किस धर्म को मानता था, ये हिंदू धर्म को क्या करता था, मानता था, कि इसकी मम्मी क्या थी, ब्राह्मण थी, ठीक, याद रख लेना। सीरिया का जो शासक था एंटियोकस, इसने डायमाइकस नामक राजदूत किसके दरबार में भेजा था, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। सीरिया का जो शासक था डायमाइकस, क्योंकि ये जो था बिंदुसार थोड़ा शराब वगैरह का सेवन करता था, ठीक है, थोड़ा मस्त मौला था, शराब वगैरह यूज करता था, तो ये विदेश से शराब मंगाता था, ठीक। इसकी जो दोस्ती थी वो सीरिया से भी थी, ठीक है। इसकी जो सेना ये नहीं मंत्री परिषद थी, सबसे बड़ी इसकी मंत्री परिषद थी, जिसमें 500 दल थे, ठीक है, 500 लोग शामिल होते थे, ठीक। अब याद रख लेना, अशोक जो थे वो 269 ईसा पूर्व में, याद रख लेना, बिंदुसार जो है, बिंदुसार का जो बेटा, सॉरी, बिंदुसार के पास 16 औरतें, यानी इसके पास 16 पत्नियां और 101 बच्चे थे। किसके, बिंदुसार के। 16 यानी 16 वाइफ्स थी और 101 इसके क्या थे, सन्स थे। यानी इसका जो बेटा था, इनके पास जो बेटे थे 101 थे और 16 पत्नियां थी। ये इनका इतिहास है भाई। ये लोग राजा लोग हैं, कितनी शादियां करते थे और किससे किससे कर लेते थे, जिसका मन आता था उससे ही कर लेते थे, ठीक है। अपने लोग का ऐसा कंडीशन है नहीं, लेकिन उस समय ऐसा था, राजा चाहे जितना शादी कर सकता था। 16 शादी किया है और 101 इसके पास बच्चे हैं। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट यही बना दिया, एक भाई जिला यही बना दिया खुद से, ठीक। तो 101 क्या थे, बच्चे थे। याद रख लेना, उसमें से 100वां जो बच्चा था वो अशोक था। 100वां नंबर पे जो था अशोक था। और उस समय की एक और बात बताता हूं मैं आपको, कि राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता था, राजा वही बनता था। मोस्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा चांस उसी का बनता था कि जो सबसे बड़ा भाई है राजा का पद वही लेगा, यानी राजा को जो उनकी जो राजगद्दी है वही संभालेगा। तो सबसे बड़ा जो था इनका बिंदुसार का बेटा, उसका नाम था सुसीम, ठीक है, उसका नाम क्या था, सुसीम। सबसे छोटा जो था 30 से, यानी 101 नंबर पे जो था उसका नाम था 30 से। लेकिन अशोक 100वें नंबर पे थे, तो अशोक तो आते नहीं, कि भाई अशोक का 100वें नंबर आते आते तो खत्म हो जाता, क्योंकि खुद मर जाते, क्योंकि पहला जो सबसे बड़ा भाई था क्या था, सुसीम था। तो अकॉर्डिंग टू अगर रूल देखा जाए, राजशाही वाले से देखा जाए, तो सुसीम को बनना चाहिए, 30 का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। फिर सम्राट अशोक आते हैं 100वें नंबर पे। तो अशोक ने क्या किया, दिमाग लगाया अपने, ऐसा लिखा गया है इतिहास में कि अपने 99 भाइयों का क्या कर दिया, ये हत्या कर दिया। हत्या करके एक कुएं में फेंक दिया, ठीक है। एक कुएं में, अब बोलोगे कि भाई भाई तो थे, कुल 101 बच्चे थे, 99 मारा गया, फिर भी एक बचता है। एक तो इससे छोटा था, अशोक से छोटा था, उसका नाम 30 था। 30 को इसलिए अशोक नहीं मारते हैं, क्यों, क्योंकि याद रख लेना वो उनसे छोटा था। दूसरी बात है, जब वो मारते थे, अपने भाई लोग की हत्या करते थे, तो उनमें मदद कौन करता था, 30 से करता था। थोड़ा बहुत मदद कर दिया, इसलिए उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको मारते नहीं है। सोच लो, राजगद्दी पाने के लिए अपने भाइयों की हत्या की है, अपने बाप का भी क्या किए, हत्या की है, ऐसा भी है, ठीक है। तो अपने 99 भाइयों का क्या कर देते हैं, ये हत्या कर देते हैं, ठीक है। इनके माता का नाम था सुब्रदागी, जो ब्राह्मण, यानी चंपा एक राज था, वहां की ब्राह्मण एक राजकुमारी थी, ये उनकी माता है, ठीक है। यानी बिंदुसार की भी क्या है, ये वाइफ है। 16 में से एक ये भी होगी, ठीक है। 16 वाइफ, 101 बच्चे थे, याद रख लेना, 16 पत्नियां और 101 बच्चे थे। उनमें से 100 नंबर पे कौन थे, सम्राट अशोक। तो उनके राजा बनने का चांस एकदम कम था, इसलिए उन्होंने क्या किया, 99 भाइयों को क्या कर दिया, हत्या करके एक कुएं में फेंक दिया। वो कुआं आज भी पटना में है, ठीक है, पटना में
एक जगह है जहाँ पे वो कुआं आज भी है, जहाँ पे ये क्या किए थे, मार के फेंक दिए थे। किसको? अपने भाई, सगे भाइयों को मार के फेंके थे। क्या करने के लिए? याद रखना, राजगद्दी पाने के लिए। राजगद्दी पाने के लिए ये हत्या कर देते हैं। ठीक है, एक भाई इनका बचता है 30 से, जो इनका छोटा भाई था। वो इसलिए सम्राट अशोक ने इसको छोड़ दिया क्योंकि ये भी मदद करता था, हेल्प करता था मारने में। ठीक है, सम्राट अशोक का जो शादी हुआ था वो देवी नामक ब्राह्मण से हुआ था। ठीक है, अशोक क्या करते थे? बौद्ध धर्म को अपनाते थे। याद रख लेना, ये हिंदू धर्म को अपनाया बिंदुसार, ये जैन धर्म को अपनाया, और ये क्या? बौद्ध धर्म को। यानी तीनों धर्म क्या थे? इनमें थे, यानी मौर्य वंश में तीनों धर्म प्रचलित थे। ठीक है, 4 गुफाएं, याद रखना, बौद्ध धर्म। 4 गुफाओं में क्या किया था? ये अपने जो एक तरह से सम्राट अशोक थे, उनके जो एक तरह से कह सकते जो सैनिक वगैरह रहते थे, उनके लिए क्या किया था? 4 गुफाएं बनवाया था, जिसका नाम क्या था? रहने के लिए उनको कर्ज नाम था, चोपर नाम था, सुदामा था और विश्व झोपड़ी था। ठीक है, ये 4 जगह थी जहां पे इसकी सेना वगैरह, इसकी प्रजा वगैरह, उनको रहने के लिए क्या किया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अशोक कुछ अभिलेख भी बनवाए थे। ठीक है, 3 टाइप के अभिलेख थे, याद रख लेना। ये भी बहुत फेमस है, स्तंभ जिसको आप बोलते हो, अशोक स्तंभ, ये सब सारी चीजें सब अशोक ने ही बनवाया था। ठीक, तो क्या क्या बनवाया है? शिलालेख बनवाए थे ये, स्तंभ लेख बनवाए थे ये, और गुहा लेख भी क्या किए थे? बनवाए थे। ठीक, मौर्य वंश का सबसे अंतिम जो राजा था उसका नाम था क्या? बृहद्रथ। यहाँ पे आया भी है बृहद्रथ। अंतिम शासक क्या था? बृहद्रथ था। ठीक है, और मौर्य वंश मैंने आपको समझाया 137 वर्षों तक क्या किया है? भारत पे राज किया है। ठीक, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? बृहद्रथ की हत्या करने के बाद 185 ईस्वी में हत्या करता है और शुंग वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। यानी मौर्य वंश का जो है उसको पूरी तरह से नष्ट करने वाला, बर्बाद करने वाला, खत्म करने वाला पुष्यमित्र शुंग था। जब मौर्य वंश खत्म हो गया तो उसके बाद शुंग वंश की नींव कौन रखता है? पुष्यमित्र शुंग। यानी मौर्य वंश जो है, मैंने पूरा आपको डिटेल में क्या किया? समझाया। आई होप पूरी चीज समझ में। देखो, मैं एक स्टोरी की तरह आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज्यादातर एक बस आप वीडियो देखते रहो, आप वीडियो से सब समझ लो, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने लगभग सारी चीजें बता दिया है जो भी चीजें एग्जाम में आती है। ठीक है, वो सारी की सारी चीज। यानी बृहद्रथ क्या था? अंतिम शासक था किसका? मौर्य वंश का। उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की कब? 185 में, और 185 ईस्वी में एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम क्या था? शुंग वंश। ठीक है, अब शुंग वंश के बारे में हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरा वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको अगले वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसमें आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।